हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 9 पढ़ेंगे। अध्याय 9 के अंतर्गत हम आज देखेंगे सजीव, इनकी विशेषताएं एवं आवास। कि सजीव की क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार के आवास में ये रहते हैं। देखिए, सजीव से तात्पर्य हमारा यही रहता है कि जिसका जीवन है, जो श्वसन लेता है, जो भोजन ग्रहण करता होगा, जो कुछ न कुछ गति करता होगा, उसके शरीर में हमें वृद्धि व विकास देखने को मिलता है, वो होता है सजीव। तो सजीवों को हम 2 श्रेणी में रखते हैं, एक तो हम रखते हैं वनस्पति जगत, एक रखते हैं जंतु जगत। तो जंतु जगत में देखा जाए तो ये गति भी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये भी सजीव हैं। भोजन ग्रहण करते हैं, श्वसन करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, वृद्धि विकास करते हैं। और यदि हम वनस्पति जगत की बात करें तो वो भी श्वसन वो भी करते हैं, अपना वृद्धि विकास वो भी करते हैं, लेकिन वो गति नहीं करते हैं, वो स्थिर रहते हैं। लेकिन वो भी क्या है, वो भी सजीव की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है कि एक पहेली के तहत दिया है कि छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों के सैर पर गए। पहेली और बूझो, ये दो कहेंगे बच्चों का नाम है। और ऐसे ही एक यात्रा पे वे ऋषिकेश गंगा नदी देखने भी गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण उन्होंने किया और बहुत ठंड थी। तो इन पर्वतों पे उन्होंने ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्ष भी देखे जो कि उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा भी की, ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने क्या किया, नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए, उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतारें देखी। समुद्र के तट में उन्होंने कैजुराइना के वृक्ष देखे। नहीं, यात्राएं करते करते उन्होंने बहुत प्रकार के वृक्ष या वनस्पतियों का उन्होंने दर्शन किया। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया कि ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे तो कुछ बहुत उष्ण एवं उष्ण तथा कुछ स्थान आर्द्र भी थे। परंतु उन सभी स्थानों पे अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव या फिर सजीव वस्तुएं भी उपलब्ध थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता हो। तो बूझू ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। फिर उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हों। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। जब वहां पाए जा सकते हैं तो और स्थानों पे क्यों नहीं। जैसे यहाँ दिया एक सजीव एवं उनका परिवेश। देखिए, यही दो बच्चे जो हैं, पहेली और बूझो, के मस्तिष्क में एक और विचार आया कि उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर उन्हें सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में तो ऊंट थे, पर्वत पे बकरी एवं याक थे, और पुरी के जो समुद्र तट हमने देखा वहाँ पे केकड़े व अनेक प्रकार की मछलियां भी थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। ये सारे ही सजीव हैं। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। और इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। तो इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था, क्या उनका परिवेश भी एक समान था। तो उन्होंने यात्राओं के दौरान भिन्न भिन्न परिवेश वाले, भिन्न भिन्न मौसम वाले जलवायु क्षेत्रों वाले स्थान पे वो गए। तो उन्हें देखा और उस हिसाब से उनको जीवों में भी विविधता देखने को मिली। क्रियाकलाप 1 में दिया है कि आप क्या करें, आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं जहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधे और वस्तुओं को सारणी इसमें 9.1 में कॉलम 1 में लिखिए और दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वाले वस्तुओं, जंतु और पौधों के नाम भी लिखिए। इस तरह आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा उनके पौधों के बारे में कि किस प्रकार के उस प्रकार के जंतुओं की क्या विशेषताएं हैं। दिए कि आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरण को इकट्ठा कर सारणी 9.1 में भर सकते हैं और अपने मित्रों, माता पिता, अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। और तालिका में इस हिसाब से तालिका में ये भरने के लिए कह रहा है, तालिका में भर करके और हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, जो आवास एवं अनुकूलन क्या होता है इसे देखते हैं। जैसे कि क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतु से आपको क्या मिला, क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले। तो वही तालिका 9.1 में मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को आप भरिए।
जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कॉलम बना हुआ है, जिसमें हम वन में कौन से जीव पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र पे कैसे पाए जाएंगे, मरुस्थल में कैसे जीव देखे, समुद्र में कैसे जीव देखे, और इसी प्रकार आप अन्य भी स्थान ले सकते हैं इसमें कि किस प्रकार के जीव हमें देखने को मिले हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उन जीवों का अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आगे दिया है कि क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कालम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं, तो अलग अलग उसमें हम भरेंगे। तो मरुस्थलों में, सागरीय तटों पे, पर्वतों पे अलग अलग प्रकार के जीव मिलेंगे। देखिए इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है। समुद्र में जो जंतु तथा पौधे हैं वे लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु का उपयोग करते हैं। और मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, तो मरुस्थल में दिन में बहुत गर्म होता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। तो जो भी उस मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पौधे एवं जंतु होते हैं वो भूमि पे रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं। जैसे हमें मरुस्थल में सिर्फ ऊंट देखने को मिल जाएंगे जानवर के रूप में, भेड़ बकरियां छोटे छोटे मतलब देखने को मिलेंगी, लेकिन कहा जाता है ऊंट को कि ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। तो क्योंकि ये काफी अनुकूल है उस प्रकार के वातावरण में रहने के लिए। आगे दिए कि समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं, ऊंट तथा मछली का परीक्षण करते हैं। ऊंट और मछली को हम देखें तो उनकी शारीरिक संरचना या फिर उनकी परिस्थितियां तो बहुत सारी भिन्न है। मछली कहाँ जल में रहने वाला, जल में वो सांस लेता है, ऊंट कहाँ स्थल पर रहने वाला, वो भी गर्म मरुस्थल में रहता है। तो दोनों अपने भिन्न परिवेश में रहने के कारण बहुत सारे उसमें अंतर देखने को मिलेगा। जैसे देख रहा है कि ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है और उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। मल शुष्क होता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं और ऐसा बनाया गया है उस पर्यावरण में रहने के लिए उपयुक्त। अब मछलियों को देखा जाता है बिना जल के ये रह ही नहीं सकती हैं, जल से जैसे बाहर निकाला जाए वैसे ही तड़प के मर जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि हम देखेंगे तो हमें क्या जो मछलियों में हमें इनकी आकृति में बहुत कुछ समानताएं देखने को मिलेगी। जितनी भी सारी मछलियां हैं इनका शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है और इसकी चर्चा हमने अध्याय 8 में कर चुके हैं। जैसे धारा रेखीय यानी इनका पीछे और आगे दोनों का शरीर क्या होता है, नुकीला होता है। तो ये हो गया धारा रेखीय, इस वजह से वो जल में तैर पाती हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर देखें तो चिकने सल्कों से ढका होता है। सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक है। अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती हैं जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं और हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊंट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। तो ये सारी संरचनाएं बनाया गया है या है उनके वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायक। हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के हम जंतु देख सकते हैं, इसमें से केवल 2 उदाहरण लिए हैं। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं और जिन विशिष्ट संरचनाओं तथा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। यानी वो अनुकूलन उसे कह सकते हैं कि अनुकूलन जो स्थापित कर पाता है वही उस अपने पर्यावरण में वृद्धि विकास कर सकता है और जीवित रह सकता है, उसका जीवन काल उसमें लंबे समय तक चलेगा। और ये जो क्षमता उस जीव की है उस परिवेश में ढल सकने की, रह सकने की, तो वही उसका अनुकूलन कहलाता है। जो अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाता है उस जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है उस परिवेश में। देखिए किसी भी जीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। ये तो आवास हो गया, उस आवास में रह के यदि उसमें सर्वाइव कर पा रहा है जो क्षमताओं का प्रयोग करके अपने, वही उसका अनुकूलन हो गया। आगे दिया है कि अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान, यानी जहाँ पे वह विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु अपने आवास में संयुक्त रूप से रहते हैं, वो हो गया उसका वास स्थल, आवास। आगे दिया है कि जो स्थल है, स्थल पे पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जो स्थल पे पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय, जैसे वन, घास के मैदान हो गया, आपका मरुस्थल हो गया, हमारा तटीय क्षेत्र हो गया, पर्वतीय क्षेत्र, ये सारे के सारे स्थलीय आवास के उदाहरण हैं।
इसमें देखिए हम जलाशय देख सकते हैं, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, वो क्या हो गया आपका जलीय आवास, यानी स्थलीय आवास व जलीय आवास महत्वपूर्ण आवास के स्थान है। विश्व के विभिन्न भागों में हम पाए जाने वाले जो वनों को देखते हैं, घास के मैदानों को देखते हैं, मरुस्थल या तटीय पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारी विषमताएं हैं, और यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है, यानी सब में विषमताएं तो कुछ न कुछ विषमताएं होंगी ही। किसी आवास में पाए जाने वाले जो सभी जीव हैं, जैसे कि पौधे एवं जंतु, उसे जैव घटक कहते हैं, यानी जितने भी सजीव है, कह सकते हैं कि अब जीव में तो ठीक है, जीव में भी जितने भी सजीव है, या वनस्पतियां हो गई या जीव जंतु हो गए, कीट पतंगे हो गई, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? जैविक घटक कहलाते हैं। इसके अलावा एक होता है अजैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत हम जैसे चट्टान हो गया, मिट्टी हो गई, वायु हो गया, जल जैसे निर्जीव वस्तुएं कह सकते हैं जिसके अंतर्गत आती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अजैविक घटक। लेकिन हमारे परिवेश में, हमारे पर्यावरण में जीवों के वृद्धि विकास के लिए ये अजैविक घटक भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, इसलिए इनका भी उतना ही महत्व है जितना कि जैविक घटक का, क्योंकि जैविक घटकों का विकास इन्हीं अजैविक घटकों पर ही तो निर्भर है। आगे दिया है सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के अजैविक घटक ही हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं, तो आगे दे रहा है कि आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया में कुछ अजैविक कारकों की भूमिका का हम अध्ययन करते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं, तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है और हमें श्वास लेने में कोई परेशानी भी नहीं होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे-छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं, और यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यानी ये जीव के शरीर में होने वाले जो छोटे-छोटे परिवर्तन होते हैं, यही इसे क्या कहते हैं? हम पर्यानुकूलन कहते हैं, और ये बहुत सालों के बाद हमें देखने को मिलता है। ये अनुकूलन से बिल्कुल भिन्न होता है पर्यानुकूलन। देखिए क्रियाकलाप 2 में क्रियाकलाप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि आप क्या करें, मूंग के बीज से अंकुरित अंकुर निकल आता है। जैसे हम कोई बीज लेते हैं, उसे भिगोते हैं, तो अंकुर निकल आता है, उसे हम कहते हैं कि अंकुरित हो गए हैं, और उसी से फिर क्या होता है कि पौधे बनना प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं इसमें। देखिए इसमें आगे ये दे रहा है कि मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए, कुछ बीजों को एक ढेर से को अलग रख दें और शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए आप छोड़ दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें और फिर उसमें से एक हिस्से को क्या करें, आप 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रखें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं, और भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में, दूसरे भाग को आप पूरे अंधेरे में रख दें। जैसा कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती है, अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसा कि रेफ्रिजरेटर हो गया, उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देख सकते हैं? क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? तो क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैविक घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, और वास्तव में ये अजैविक कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है, और सभी सजीवों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अजैविक कारक। तो हम क्या देखते हैं कि जो सजीव हैं बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं, लेकिन क्या होगा उनमें? उन्हें कुछ तो अंतर होगा ही। क्या ऐसा नहीं है कि ये जीव विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं, जहाँ अनुकूलन काम आता है? यानी जो बहुत विषम परिस्थितियों में वो जीव या फिर वो वनस्पति तभी रह सकता है वहाँ पे, वही अनुकूलन अपना करके वहाँ पे बहुत कठिनाई से अनुकूलन करके और स्थापित करके वहाँ पे रहता है उस परिवेश में, विषम परिवेश में। जैसे अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैविक घटकों में परिवर्तन आते हैं, और वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते, मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। तो सिर्फ वही जीव जीवित रह पाते हैं। जंतु विभिन्न अजैविक कारकों के लिए भी विभिन्न विधियां होती है उसमें से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं।
इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। यानी अनुकूलन करके उस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है, तो अनुकूलन करके कुछ जीव रहते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं। ऐसे फिर अन्य प्रकार के जीव उस परिवेश में पनपते हैं, तो हमें वहाँ पे क्या हो देखने को मिलेगा, जीवों की विविधता। इन अनुकूलन के कारण ही जीवों की विविधता हमें देखने को मिलता है। आइए हम देखते हैं विभिन्न आवासों की यात्रा में कुछ स्थलीय आवास। तो स्थलीय आवास में सबसे पहले देखते हैं मरुस्थल। जैसे मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? तो देखिए, मरुस्थल हो या फिर अन्य प्रकार के परिवेश अनुकूलन, तो सब में उस प्रकार के जीवों को स्थापित करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए बिल में दिखाया गया है कि बिल में मरुस्थलीय जंतु, तो इस प्रकार से होते हैं। इनकी जड़ें काफी मोटी होती हैं, लंबी होती हैं, लेकिन झाड़ियाँ क्या होती हैं, पेड़ ऊपर बहुत छोटे-छोटे झाड़ियों के रूप में ही उगते हुए हमें नजर आते हैं। आगे दिया है कि मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है, तो वे जंतु बाहर क्या होते हैं, निकल आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सारे मरुस्थल में उगने वाले पौधे दिए हैं, नागफनी, कैक्टस, इस प्रकार की हमें वनस्पतियां यहाँ देखने को मिलती हैं। आगे के मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को हमने 9.5 में दर्शाया गया है। और यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित है, क्योंकि अनुकूलित है तभी यहाँ पे जीवित है। यदि अनुकूलित नहीं होते तो ये सूख जाते, खत्म हो जाते। देखिए क्रियाकलाप 3 में दे रहा है कि आप क्या करें, गमले में एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा आप कक्षा में लाइए और दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलिथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांध दीजिए जिस प्रकार अध्याय हमने 7 में क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। और गमले में लगे पौधों को धूप में आप रख दीजिए, कुछ घंटे बाद उसको धूप में रखें, बांध दीजिए उसे भी प्लास्टिक से, और कुछ घंटे बाद इनका परीक्षण कीजिए। तो आप क्या देखते हैं, क्या आप दोनों पॉलिथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? तो देखिए जो मरुस्थलीय पौधे हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं, तो बहुत छोटी-छोटी होती है, बिल्कुल नुकीली, कहेंगे कांटे की तरह होती हैं इसमें पत्तियां। कुछ पौधों में पत्तियां कांटो स्थूल के रूप में होती हैं। और इससे पत्तियों में होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन में होने वाला ह्रास में है, कमी आता है। नागफनी में देखें पत्ती जैसे जिस संरचना को आप देखते हैं, वो वास्तव में इसका तना है। और इन पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में ही होता है, क्योंकि पत्तियां तो नाम मात्र की होती हैं। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। और अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जो होती हैं जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। ये विशेषता होता है जो मरुस्थलीय पौधे हैं, काफी जड़ें मोटी लंबी होती हैं, गहराई में अधिक होती हैं। पत्तियां नाम मात्र की होती हैं, पतली होती है, छोटी या नुकीली कांटे की नुमा होती हैं, ताकि ये वाष्पोत्सर्जन से बच सके, क्योंकि जल का अभाव होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, इसलिए। आगे दिया है पर्वतीय क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में। आगे दिया है कि अधिकतर जो मरुस्थलीय पौधे हैं, पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। आइए अब देखते हैं हम पर्वतीय क्षेत्र। जो ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, इनमें तेज हवा चलती है, कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे देखिए पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में हम देखें तो हमें कैसा मिलेगा, शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता मिलेगी, यानी इस प्रकार का नुकीला इनका ढाल रहता है। ये क्योंकि बर्फीला क्षेत्र होता है, तो बर्फ इससे सड़क के नीचे भी आ सकता है, या इसके लिए अनुकूलित होता है, इस वजह से हमें इस प्रकार के पेड़ इसमें देखने को मिलते हैं पर्वतीय क्षेत्र में। आगे दिया है कि यदि हम पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ घूमने गए, तो इसमें से हमें ऐसे वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष देखेंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्र में देखा है? तो हम पर्वतीय क्षेत्र के जो वृक्ष हैं अन्य क्षेत्रों में नहीं मिल सकते हैं, सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र में ही मिलेंगे। और ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं। देखिए ये वहाँ का जंतु दिया गया है, ये पर्वतीय क्षेत्र किस प्रकार के जंतु मिलेंगे हमें। देखिए ये सारे चित्र है, पहाड़ी तेंदुआ, याक, देखिए ये है पहाड़ी बकरी, ये पहाड़ी बकरी है, इस प्रकार की उधर की बकरियां होती हैं। और ये तो हम लोग देखते हैं, याक हो गया, और ये हो गया आपका तेंदुआ हो गया। तो इस प्रकार के जंतु या जीव हमें देखने को मिलते हैं।
आगे देखिए यहाँ दिया है कि जो यहाँ की वनस्पतियाँ होती हैं, ये कैसे होती हैं, शंक्वाकार होती हैं। इनकी शाखाएँ तिरछी होती हैं, इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियाँ सुई के आकार की होती हैं और इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की तरफ खिसक जाता है, ये विशेषता है। पर्वतों पे देखें तो पर्वतों पे इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है, जैसा कि सभी परिवेश में अपने जीव अनुकूलन करते हैं, जीव-जंतु दोनों। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थिति के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा, फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरण के लिए देखें तो शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर काफ़ी लंबे-लंबे बालों से ढका होता है। जो पहाड़ी तेंदुआ होता है उसके शरीर पर भी फर होते हैं। बर्फ पे चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है और पहाड़ी बकरी की मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पे दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे-जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बिल्कुल बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देने लगता है या देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं घास स्थल। घास स्थल में देखते हैं, देखिए जो शेर होते हैं, शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है और एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का भी शिकार कर उन्हें मार के खा जाता है। यह मटमैले भूरे रंग का हो सकता है, इसका रंग देखें तो हल्का भूरा होता है और एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए, उसमें आगे हम लोग देखेंगे भी इसका चित्र। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे एक चेहरे के समान हैं अथवा पार्श्व में हैं? शेर के अगले पैर के नख लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं? तो हाँ, क्योंकि उसे शिकार करने में, अपने शिकार को दबोचने में काफी सहायता मिलती है इससे और वो छुपा भी लेता है अंदर की तरफ उसे। उसका मटमैला हल्का जो भूरा रंग है शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। ये भी बिल्कुल एक कहें कि उसके शिकार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या काफ़ी सहायता करता है। जैसे ऐसे देखिए इस चित्र में देख पा रहे हैं कि भूरे घासें हैं और इसमें ये छिपा रहेगा तो पता भी नहीं चलेगा। शांति से छिपा रहता है, सब जंतु जीव इसके आस-पास आते हैं तो तुरंत क्या करता है, आक्रमण कर देता है उन पे। तब जाकर के उनको शिकार भी कर लेता है। देखिए हिरण का चित्र दिया हुआ है। हिरण और हम शेर को देखें, देखिए शेर की आँखें बिल्कुल सामने हैं। दोनों आँखें हमें आँखों में देखें समानता तो, और हिरण की क्या है, हिरण के सामने पार्श्व में है या फिर किनारे वाले भाग में स्थित है। ये दोनों में भिन्नता है। देखिए वैसे उनको शिकार का पता नहीं चल पाता है। शिकार को नहीं पता चलेगा, शेर छुपा रहेगा सूखी झाड़ियों में या घासों में तो। चेहरे के सामने की आँखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। ये मुख्य विशेषता है शेर की। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके जो है मजबूत दांत होते हैं और हिरण को अपने शिकार जैसे शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं कि उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह क्या कर सके, उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर लेता है ये। और आगे दिया है कि देखिए हिरण की जो तेज गति है उसे शिकार से दूर भागने में सहायक होती है। हिरण काफी तेजी से दौड़ता है या भाग जाता है, गति करता है। इसमें शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। कुछ जलीय आवास के बारे में देखते हैं। सबसे पहले समुद्र देखते हैं हम। देखिए समुद्र में देखें तो समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं और दूसरे भी बहुत सारे जो भी समुद्री जीव या जंतु हमें देखने को मिलते हैं सब क्या होते हैं, वो धारा रेखीय होते हैं। यानी उनका पीछे का और आगे का भाग बिल्कुल नुकीला होता है, पतला होता है। इसे कहते हैं धारा रेखीय, जो कि जल में गति करने में उसके लिए सहायक होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सके। इसमें दिया है स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे जो कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है और वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपने और आने वाले शिकार को पकड़ लेते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, गिल यानी फेफड़े। हम देखेंगे मछलियों में जो उसी फेफड़े द्वारा वो क्या करते हैं, अपना श्वसन क्रिया करती हैं सब, जिसे गिल या क्लोम कहते हैं। हम डॉल्फिन एवं व्हेल को देखें तो ये कुछ जंतु में गिल नहीं होता है। ये सिर पे स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा ही सांस लेते हैं। यानी इनमें वात छिद्र या वायु छिद्र होता है या नासा द्वार कहते हैं, उसके द्वारा सांस लेते हैं। इनमें गिल नहीं होते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं और वे समय समय पे क्या करते हैं, समुद्री सतह पे आकर के श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वसन द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भर लेते हैं और भर के पुनः अंदर चले जाते हैं और बहुत लंबे समय तक हमेशा मतलब उनके लिए सही रहता है वो, उसके द्वारा अपना श्वसन क्रिया करते हैं।
आगे दिया है कि क्या अभी कभी आपने दूरदर्शन तथा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? तो हम लोग डॉल्फिन को कितना देखते हैं, कितनी सारी एक्टिविटीज करती हैं, या फिर उनको दिखाया जाता है जो भी पर्यटक आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, तो बहुत सुंदर भी होती हैं और रोमांचक क्रियाएं भी करती हैं। उनको सिखाया जाता है बहुत सारी एक्टिविटी, तो वो उस प्रकार से करती हैं एक तालाब में। देखिए, तालाब एवं झील का हम देखते हैं। इसलिए है कि क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पे जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए और इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित है इसको अध्ययन करिए। आप देखिए कि झील में या तालाब में जो है, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ पौधों को दिया है चित्र में, तो इनमें हम देख पा रहे हैं ये कुछ ऐसे पौधे जो बिल्कुल क्या है, जल में डूबे हुए हैं। कुछ की जड़ें हैं जो कि जल में डूबी हुई हैं, सतह पे हमें उगे हुए दिखाई देते हैं। तो यही है कि आप इसको उखाड़िए और अध्ययन करिए क्या-क्या मुख्य भिन्नताएं देखने को मिलेगा स्थलीय या जलीय जो वनस्पतियां हैं इनमें। देखिए, इसमें दिया है कि इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जो जलाशय की तलहटी में मिट्टी में स्थिर रहती हैं। तो स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। जड़ें ही तो इनको अपना पोषण प्रदान करती हैं, परंतु जो जलीय पौधे हैं, पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं उनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। देखिए, इन पौधों का जो तना होता है लंबा, खोखला एवं हल्का होता है और तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, और जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे देखें तो जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सकरी एवं पतले रिबन की तरह होती हैं, जब यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती है। इस प्रकार से ये इसमें स्थिर रहते हैं। जैसे यहाँ आगे दिया है कि जैसे जंतु के बारे में दिया है कि जो मेढक होते हैं, आमतौर पर इनमें हम देखें तो तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है और ये तालाब के जल एवं स्थल दोनों पे रहता है। यानी इसके पश्चपाद लंबे मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। यानी काफी, क्योंकि उछलते भी हैं मेढक बहुत, स्थल और जल दोनों पे रह पाते हैं। इनके पश्च जो पाद होता है इसमें जाल युक्त पदांगुलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करते हैं। जल में उसी की पदांगुलियों के कारण तैरते हैं। जालनुमा बना होता है तो तैरने में सहायक होता है। देखिए, दिया है कि हमने केवल कुछ ही पौधों की जो जंतुओं और पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 7 में सुझाए गए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी। यदि हम पृथ्वी पे उपस्थित सभी पौधों की पत्तियों को लेकर उसका नमूना तैयार करें, उसका सैंपल लें, तो इतनी सारी मिलेंगी, इतनी सारी कि जो अनगिनत हैं। आगे दिया है हमारे आसपास के जीव। इसमें देखते हैं, इसके अंतर्गत दिया है कि हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों में यात्राएं की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की चर्चा भी कर लिया है, और विभिन्न हमने क्रियाकलाप 1 में भी बहुत सारे वस्तुओं मतलब परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों एवं जीव जंतु की सूची बनाई। इस तरह से हमने बहुत सारे वनस्पतियों का अध्ययन किया है, जंतुओं का अध्ययन किया है, देखा है। देखिए, यहाँ पे दिया है कि आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। जैसे वृक्ष, आरोही लता होती है ना, उसमें कुछ विसर्पी लता होती है, कुछ छोटे बड़े जंतु होते हैं, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई जो मांस कहते हैं। वन में पाई जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है बताना है। तो देखिए, सजीव वही है जो कि श्वसन कर रहा है, वृद्धि विकास कर रहा है, वो हो गया आपका सजीव। निर्जीव यानी जिसमें जो श्वसन नहीं लेता है, निर्जीव है, उसे हम उसके अंतर्गत रख सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया है कि अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए और उन्हें निर्जीव तथा सजीव समूह में बांटिए। जैसे हमारे घर की कुर्सी होती है अथवा मेज होता है, जैसे मेज जैसे वस्तुएं होती हैं, क्या ये सजीव हैं? तो ये सजीव नहीं होती है, ये निर्जीव होती हैं। जैसे यहाँ पे एक पढ़ा जा रहा है छंद या कविता, इसमें दिया है कि मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ एवं अपने पैरों की बीवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते तो हम थोड़ा बोल पाते। प्रार्थना करो
हम वायु ले सके, मेज ने कुर्सी से कहा। कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो, जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे पास। हम 2 पैरों पर क्यों नहीं चल सकते। तो ये निर्जीव चीजें कर रही हैं कि यदि हम धूप में पड़े हैं, हम भी सजीव रहते तो हम यहाँ से हट कर किसी छांव वाले स्थान पे चले जाते हैं। तो वही हम कह सकते हैं कि इसमें वो दिखाने का प्रयास किया गया है, समझाने का कि निर्जीव और सजीव में क्या अंतर है, कि यानी सजीव जो है गति कर सकते हैं, निर्जीव गति नहीं कर सकते हैं। जैसे आगे दिया है कि पहेली और बूझो जो थे 2 बच्चे, को कविता बहुत मजेदार लगी, और क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये न तो चल सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम सजीव, हम जीवित हैं, और हम हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है। कभी कभी ये निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते हैं, जैसे, या फिर इंसान भी जैसे चल पाता है, तो वो चल नहीं सकते हैं, फिर भी सजीव हैं। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी क्या है, हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। यानी पौधे एवं जंतु समय के साथ साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। तो क्या हम अब बादल को सजीव के अंतर्गत रखें? तो ये दिया है कि तो कर रहे हैं, तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव है? नहीं, तो वो सजीव नहीं है। आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे मनुष्य हम हैं। हम में से दिया है कि आप में से कौन-कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में लिखिए और इसे अध्ययन करिए, देखिए कौन-कौन से आप में लक्षण हैं। देखिए आगे दिया है कि क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल, जितने भी सजीव हैं सबको भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ दिया है कि भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, और भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को देखें तो सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न क्रियाकलाप, विभिन्न जैव प्रक्रम जो हमारे शरीर के अंदर होता है, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन के लिए जो कहें कि जंतु जगत है, बहुत सारे जंतु जगत वनस्पति जगत पे निर्भर है, और कुछ जंतु जो है उच्च वर्ग के जंतु है, वो निम्न वर्ग के जंतुओं पे भी निर्भर है भोजन के लिए। मनुष्य को देखा जाए तो जंतु और वनस्पति दोनों से भोजन प्राप्त करता है। तो यही सारी चीजें हैं कि भोजन आवश्यक है इनके लिए, सजीवों के लिए। दिया है कि आगे यहाँ दे रहा है कि क्या सभी सजीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? देखते हैं। दिया है कि क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर बढ़ चुका है, वृद्धि हो चुका है। इतने कुछ वर्षों में हम क्या हो सके हैं, लंबे हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। इस समय हर समय हमें वृद्धि हो रही है हमारे शरीर में। कुछ वर्ष बाद हम वयस्क हो जाएँगे, यानी हम बढ़ते रहेंगे, फिर एक दिन बूढ़े हो जाएँगे और हमारा अंत भी हो जाएगा। तो ये दे रहा है कि हमारे में ये सारी चीज़ें हम देख के कह सकते हैं कि हमारी वृद्धि हो रही है, चाहे हम बढ़ते हैं, हमारे शरीर का आकार बढ़ता है। ये सारी चीज़ें होती हैं सजीवों में। जंतुओं में देखें तो जो जंतु हैं, जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं, वयस्क हो जाते हैं, और एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा क्या होता है, मुर्गी या मुर्गा फिर बन जाता है। तो ये क्या है, वृद्धि का ही परिणाम है, जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखिए छोटा सा बच्चा यहाँ पे है, कैसे किस प्रकार से यहाँ से फिर बैठ रहा है, फिर चलना, इसके बाद तो खड़ा होना, दौड़ना, ऐसे करते करते बिल्कुल ये वयस्क हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें देख रहा है कि हमें सजीव में जो हो रहा है, ये सारी क्रियाकलाप या वृद्धि हमें जो है सजीव में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से चूजा बनते बनते एक मुर्गी के रूप में तैयार हो जा रहा है। ये सारी वृद्धि को दिखा रहा है सजीवों में। दिया है कि जो पौधे होते हैं, पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का आप अवलोकन कीजिए, और इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात को कुछ लीजिए। नवजात हैं जो कुछ विकसित हैं, और ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। दिया है कि कुछ दिन और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, तो आप देखेंगे उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है।
और वृद्धि सभी जीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? तो हम क्या सोचते हैं कि जो निर्जीव है वो वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है आगे कि क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं। तो जितने भी सजीव हैं सभी श्वसन क्रिया करते हैं। आइए इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है कि क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर, उसके अंतर्गत हम बाहर की वायु के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, लेते हैं, और जब हम क्या करते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल आती है। ये होता है श्वसन में दो क्रिया, एक तो श्वास को अंदर लेना, फिर बाहर छोड़ना, और यही क्रिया कहलाती है हमारी श्वसन क्रिया। देखिए, श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है, और इस क्रिया में बनी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है को हम जब बाहर निकालते हैं तो बाहर हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी CO2 को, और जब अंदर लेते हैं तो अंदर हम O2 लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा। तो इसको हम अंदर लेते हैं, इसको हम बाहर निकालते हैं, इसको अंदर लेते हैं। तो यही दो क्रियाएं होती है श्वसन में, CO2 और O2 का। जैसे आगे दिया है कि जो गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन की क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है, और इनमें भी किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उन्हीं श्वास क्रिया लेने की क्रिया को दर्शाते हैं। धीरे धीरे उनका शरीर हिलता है तो वो उसी श्वसन की क्रिया के द्वारा वो हमें गति देखने को मिलता है। आगे दिया है कि जो श्वसन है सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि हम श्वसन नहीं कर रहे हैं, जो हम भोजन ले रहे हैं, तो उसका पाचन, मतलब पाचन तो होता है, लेकिन स्वांगीकरण द्वारा उसका ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा जब तक श्वसन द्वारा ही, श्वसन में ही वो दहन क्रिया द्वारा हमें ऊर्जा मिलता है। आगे दिया है कि कुछ जंतुओं में जो गैस का आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। भिन्न हो सकता है, लेकिन वो भी क्या है, एक श्वसन का ही हिस्सा है, वो उस प्रकार से श्वसन करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए दिया है कि केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, मछली के गिल होते हैं उसके द्वारा लेता है, जिससे वो विलेय वायु को जो जल में विलेय होता है उससे ऑक्सीजन अवशोषित कर लेते हैं मछलियां अपने गिल या गिल्स द्वारा। आगे दिया है कि क्या पौधे भी श्वसन करते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। जैसे हम अपने नाक से लेते हैं, मछलियां गिल्स से लेती हैं, या अपने पत्तियों से लेते हैं। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड का वायु में निष्कासित कर देती हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे जो दिया है कि ऑक्सीजन का उपयोग करती है वनस्पतियां, तो ये गलत हो दे दिया है, यहाँ पे हुआ है। देखिए, जो पत्तियां होती है, जो वनस्पति होती है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वायु के रूप में वो ग्रहण करते हैं अपने पत्तियों के रंध्रों द्वारा, और उसके बाद क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन या O2 मनुष्य के बाहर निकालते हैं, यानी अपने वातावरण में बाहर छोड़ देते हैं। तो इसका उपयोग हम करते हैं, यानी मानव समूह करता है अपने श्वसन क्रिया के लिए। यानी मनुष्य O2 लेता है और CO2 बाहर छोड़ता है, और वो जो CO2 हम बाहर छोड़ते हैं वो लेते हैं वनस्पति जगत अपने पत्तियों के माध्यम से अपने भोजन बनाने के लिए। तो वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक होता है। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती है रहती है, और भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। दे रहा है कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा है पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। यानी जो भोजन बनाने की प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन निकालते हैं, भोजन बनाने के बाद है तो वो ऑक्सीजन निकालते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लाभदायक होता है। और जो वो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उसकी अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। यानी जो कार्बन ले करके जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो उनकी मात्रा अधिक होती है। देखिए आगे यहाँ दिया है कि क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन और के प्रति अनुक्रिया, तो इसके अंतर्गत देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है कि जब आप नंगे पैर टहल रहे हैं तो आपका पैर यदि अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पे पड़ जाता है तो आप क्या करेंगे, हम एक अनुक्रिया करते हैं ना, तुरंत हमारा पैर क्या होगा, वहां से हट जाएगा। अचानक हमारे मस्तिष्क को संदेश जाता है। तो ये यही होता है उद्दीपन।
जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो हमें क्या अनुभव होगा? हमारे मुँह में पानी आ जाता है। यदि अंधेरे स्थान से हम अचानक तेज धूप में आते हैं, तो हमारी आँखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं, तुरंत बंद हो जाती हैं, जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त न हो जाती हैं तब तक। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं काँटा उपरोक्त स्थिति में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। तो ये क्रिया जो होती है हमारे उद्दीपन द्वारा ही होती है। हम इन जो जो हम अनुक्रिया करते हैं, ये जो क्रियाकलाप हो रहा है, काँटा पे पैर रखें, भोजन देखा तो हमारे मुँह में लार आने लगा या लार बनने लगा, पानी आने लगा, तो वो हम क्या कहते हैं? उस जो हमारे वो अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया जो होती है उसके प्रति वो देख करके या अनुभव कर के, तो इसी परिवर्तन को, वातावरण में होने वाले इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। आगे देखिए, क्या दूसरे जंतु में भी उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया होती है? खास खाना देते समय जंतु पशु के व्यवहार को ध्यान से देखिए तो हमें पता चलेगा कि क्या उनमें उद्दीपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या वो भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर एकदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? जब जंगली जानवरों पे तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। क्यों? उद्दीपन के द्वारा ही। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं तुरंत। तो ये सारे हम कहें कि हमारे अलावा और भी जो जीव हैं, जंतु हैं, उन सब में उद्दीपन की क्रिया देखने को हमें मिलती है। आगे देखिए, क्या पौधे भी उद्दीपन के लिए प्रतिअनुक्रिया दर्शाते हैं या नहीं? तो कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं और छुई-मुई देखें हम कि पौधों की पत्तियाँ छूने पर अचानक मुरझा जाती हैं, यानी उसमें भी उद्दीपन है। तभी तो हमारे छूते ही वो क्या होती है? सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती है, यानी उसमें भी उद्दीपन है। तो बहुत सारे हमें पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देखने के उदाहरण मिलेंगे। आगे हम आगे हम इसमें सजीवों में उत्सर्जन देखते हैं कैसे होता है। देखिए, जो सभी सजीव भोजन करते हैं, जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग तो करते नहीं हैं, करेंगे नहीं। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। तो भोजन के जो बचे हुए शेष भाग होते हैं, क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं और विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप क्या होता है? हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे क्या होगा? जिससे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है, और कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। पौधों में स्राव के रूप में निष्कासन होता है। इसी प्रकार विभिन्न जीव जंतु वनस्पति सब में उत्सर्जन किसी न किसी प्रकार से हमें देखने को मिलता ही है। जो उत्सर्जन है ये भी सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है, यानी हम कहें पहले तो हमने देखा कि श्वसन होता है, दूसरा है कि सभी जो सजीव हैं भोजन ग्रहण करते हैं, सभी सजीव जो हैं गति भी ग्रहण करते हैं, और ये भी एकदम सामान्य महत्वपूर्ण लक्षण है उत्सर्जन, यानी भोजन ग्रहण करना, श्वसन, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन भी मुख्य लक्षण है। दिया है कि क्या सभी जो सजीव हैं प्रजनन करते हैं, और प्रजनन भी सजीव का ही लक्षण है, निर्जीव तो प्रजनन करेंगे नहीं। तो जैसे दिया है आगे कि क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ घोंसले देखे हैं? वे नीड़ में अंडे देते हैं, कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं, फूटते हैं और उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है अंडे, और इस अंडे में क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर इसके बच्चे निकल आए हैं, जो कि स्पष्ट नहीं हो पा रहे चित्र में, लेकिन आप लोग अनुभव कर सकते हैं इसे। तो देखिए आगे दिया है कि जंतु जो होते हैं प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल अपने समान ही अपने तरह का एक अन्य जीव वो उत्पन्न करता है प्रजनन द्वारा। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं। देखिए आगे दिया है कि जंतु जो है प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, और कुछ जंतु शिशु को ही जन्म देते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे देखिए यहाँ पे कुत्ता, गाय, ये बिल्ली दिया है, तो सब क्या करते हैं, ये बच्चे ही जन्म देते हैं, या फिर कुछ होते हैं जैसे कि वो उनके अंडे द्वारा बच्चे उसमें से पैदा होते हैं। जिस प्रकार से पक्षियाँ जो होते हैं, या फिर मुर्गी हो गया,
और विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं ये अंडे द्वारा अपने बच्चे पैदा करते हैं। देखिए इसमें आगे दिया है कि पौधे भी प्रजनन करते हैं। जिस प्रकार जीव-जंतु करते हैं उस प्रकार पौधे भी करते हैं और जंतुओं की तरह पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न-भिन्न हैं। बहुत से पौधे होते हैं बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अंकुरित होकर के अंकुरण द्वारा कैसे ये बड़ा-सा पौधा फिर तैयार हो रहा है। और कुछ पौधे जो है बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। फिर है कि पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे? देखिए क्रियाकलाप 5 में दिया है कैसे कलम बनाया जाता है। जैसे आप या तो गुलाब ले लें या मेहंदी के धड़ ले लें, उसको कलम कीजिए, काट लीजिए और इसे मिट्टी में लगाइए। नियमित रूप से जल दीजिए, कुछ दिनों बाद क्या होगा वो खुद ही एक पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। यानी हम देख सकते हैं कि कुछ बीज द्वारा तो कुछ उस पेड़ को ही, उसके तने को कलम द्वारा ही दूसरा उसी के समान पौधा उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे आगे दिया है कि जो सजीव होते हैं वो प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं और विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न-भिन्न होती है। उत्पन्न तो करते हैं संतान लेकिन विधियां होती हैं भिन्न-भिन्न। देखिए इसके बाद आगे दिया है कि क्या सभी सजीव गति करते हैं? जैसे अध्याय 8 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों को देखा था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधों के विषय में देखें तो क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं और वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे में संवहित होते हैं। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना, बंद होना, क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल, अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? ये सारी गतियां हम देखते हैं ना सजीवों से किस प्रकार से भिन्न देखने को मिलता है। यदि हम प्रकृति में देखें तो विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। निर्जीवों के नहीं कह सकते, मृत्यु को टूट-फूट सकता है, बिगड़ सकता है, लेकिन जो मृत्यु शब्द उपयोग किया जाता है वो सजीवों के लिए। चूंकि जीव की मृत्यु होती है और इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक अभी अस्तित्व में तभी रह सकती हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन के बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता है। यानी प्रजनन करेगा तभी जो भी प्रजातियां हैं वो आगे बढ़ती रहेंगे या उसका वंश से आगे बढ़ता रहेगा, वो जीव आगे भविष्य में हमें दिखाई देगा, नहीं तो मृत्यु द्वारा वो समाप्त हो जाएगा। देखिए आगे दिया है कि इन्हीं सब लक्षणों की वजह से ये सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो जिससे हम इन्हें जीवित कह सकते हैं। यानी ये सारी हम जो क्रियाएं उनके ऊपर पढ़े हैं कि उनका भोजन, उनका श्वसन, उनका प्रजनन, ये सारे उनके जीवित होने का, सजीव होने का लक्षण है। फिर जीवन क्या है? आगे दिया है कि जैसे गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हो रही है। यानी बीज भी क्या है उसमें श्वसन कर रहे हैं, तो इन श्वसन के कारण ही हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। यानी जैविक प्रक्रम तो सक्रिय नहीं है, ना तो वो मिट्टी में दबाए गए हैं ना, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें शोषण होता रहता है। इसी वजह से बोरी के बीज में हम जब बीच में हाथ डालते हैं तो हमें वो संभवतः गर्म अनुभव होता है। यानी श्वसन क्रिया द्वारा ही वो गर्माहट महसूस होती है। संभवतः हमारे प्रश्न जो है आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल तो नहीं हो सकता है, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। और जीवन सुंदर भी है। हमें विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की विशेषता है, उनकी बनावट, किस प्रकार की उनकी क्रियाकलाप है, पशु पक्षियों की क्या क्रियाकलाप है, मनुष्य के क्या है, तो देखते हैं तो जीवन हमें बहुत सुंदर नजर आता है। और जीवन सुंदर ही है, इसे हमें बस अच्छे तरह से जीना चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।